आप सभी को पता होगा कि कल के वीडियो में हमने व्यतिकरण को कंप्लीट किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए। व्यतिकरण को मैंने समझाया था डबल स्लिट यंग के प्रयोग से। यंग एक वैज्ञानिक का नाम है। अब उस प्रयोग को समझने के बाद हम समझते हैं कि वो व्यतिकरण में कला संबंध स्रोत क्या होता है और व्यतिकरण होने के लिए क्या क्या प्रतिबंध है। कुछ तो मैंने कल बताए थे, लेकिन आज की PDF में आपको वो पॉइंट वाइज लिखे हुए मिल जाएंगे। तो कोड स्कैन कर लो, PDF डाउनलोड कर लो, अपने सामने रख के बैठो और पढ़ना शुरू करते हैं। अब क्योंकि व्यतिकरण होने के लिए हमें चाहिए कला संबंध स्रोत, और ये क्यों ज़रूरी है इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कला संबंध स्रोत है क्या। कोई भी दो प्रकाश स्रोत हों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बल्ब है या कैंडल, मान लीजिए कैंडल से समझना थोड़ा आसान है। यहाँ पे एक कैंडल है और ये दूसरी कैंडल है। ये प्रकाश के दो स्रोत हैं। अब इससे जो तरंग निकलेगी प्रकाश की और इससे जो तरंग निकलेगी, अगर इन दोनों स्रोत से व्यतिकरण करवाना है तो दोनों से निकली हुई तरंग की कला समान होनी चाहिए, तभी इन दोनों को कला संबंध स्रोत कहा जाएगा। अब कला क्या होती है, मैं जब व्यतिकरण पढ़ा रहा था तरंगाग्र, तब मैंने समझाया था कि कोई भी तरंग अपनी मिड पोजीशन से, ये जो लाइन है ये इसकी मिड पोजीशन है, तो इस लाइन से कितने डिग्री का एंगल बना रही है वो कला है। यहाँ पे मेरे ख्याल से एक डायग्राम भी मैंने बना रखा है जब मैंने समझाया था आपको। ये देखिए, तो ये एंगल फाई, यही कला है। तो दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंग की कला अगर समान हो तभी हम कहेंगे कि वो कला संबंध स्रोत हैं, और कला संबंध स्रोत ही व्यतिकरण करेंगे। अभी जब आप PDF में अगली हेडिंग पढ़ेंगे प्रतिपालित व्यतिकरण, तो वो और कुछ नहीं, व्यतिकरण होने के लिए क्या क्या शर्तें पूरी होनी चाहिए वो उसमें लिखी गई है। टोटल 5 हैं, जिसमें से पहली यही है कि स्रोत कला संबंध हो। लेकिन कोई भी दो स्रोत चाहे बल्ब हो, चाहे कैंडल हो, चाहे सूर्य हो, प्रकाश का कोई भी दो स्रोत अगर हम लेंगे तो उनकी कलाएं आपस में कभी भी सिंक नहीं होगी, एक कला में तरंग नहीं निकलेगी। इसका कारण है कि जब ये जलते हैं, जलना क्या है, एक तरीके से ऑक्सीकरण की विक्रिया है। जब इसके परमाणु, इस कैंडल के परमाणु जलेंगे, प्रकाश उत्पन्न करेंगे, तो अगर उसी समय उसी क्षण इस कैंडल के भी परमाणु प्रकाश उत्पन्न करें तब जाके इनकी कला समान होगी। लेकिन इसमें भी असंख्य परमाणु हैं और इसमें भी, तो ये इनका सिंक आपस में सेट नहीं बैठेगा कभी भी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे डबल स्लिट प्रयोग करा था। यहाँ पे हमने क्या किया था, एक ही स्रोत से निकलने वाली तरंग को दो भागों में बांटा डबल स्लिट प्रयोग से। अब यहाँ से भी जो तरंग निकल रही है और यहाँ से भी तरंग निकल रही है, दोनों की कला समान होगी, क्योंकि दोनों का स्रोत एक ही है। एक ही टाइम पे वो परमाणु प्रकाश उत्पन्न करते हैं, क्योंकि एक ही स्रोत से प्रकाश आ रहा है। तो अगर कला संबंध स्रोत हमारे पास दो हैं, तब हमें यहाँ इस पर्दे पे व्यतिकरण की घटना जो कि इस तरह की दिखाई देगी वो मिलेगी। अब इसके लिए और क्या क्या नियम है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रतिपालित व्यतिकरण, यानी कि जो व्यतिकरण होने के लिए ज़रूरी बातें हैं, जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली है कलांतर। कलांतर उनका स्थिर होना चाहिए दोनों प्रकाश के स्रोत का, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। दूसरी है तरंग दैर्ध्य, वो दोनों तरंगों की समान होनी चाहिए। आवृत्ति दोनों तरंगों की समान होनी चाहिए, दोनों स्रोतों की। आयाम ये भी लगभग बराबर हो। और उसके बाद ये जो दोनों स्रोत हैं यहाँ पे जो दिखाए गए हैं, ये और ये दोनों पास पास हों और बहुत संकीर्ण हो। संकीर्ण मतलब बारीक, तब जाके हमें ये पर्दे पे ऐसा पैटर्न मिलेगा, तब जाके व्यतिकरण हो पाएगा। उम्मीद है आपकी समझ में। अब मैं आपको फ्रिंज चौड़ाई के बारे में बताऊंगा। ये जो फ्रिंजें मैंने आपको पढ़ाई थी, ये दीप्त फ्रिंज और ब्लैक वाली अदीप्त फ्रिंज, इनके बारे में, इनकी चौड़ाई के बारे में बताऊंगा। उसके पहले हम एक फ्रिंज की चौड़ाई देखते हैं वो क्या होती है। एक फ्रिंज की चौड़ाई, मान लो ये वाली फ्रिंज है वाइट वाली, इसकी चौड़ाई अगर मुझे निकालनी है तो d लैम्डा बाय स्मॉल d, ये इसकी एक फ्रिंज की चौड़ाई होगी। आप इसे मान सकते हैं कि एक डायरेक्ट फार्मूला है फ्रिंज की चौड़ाई का। अब हमें सिद्ध ये करना है कि इन सभी फ्रिंजों की चौड़ाई इतनी ही होगी। तो वो सिद्ध करने के लिए
सबसे पहले तो नोट्स में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो हमने 2 फ्रिंज ली हैं क्रमागत। एक हमने ली है MV फ्रिंज, किससे? जो सेंटर से है, जो भी सेंटर में फ्रिंज आई होगी यहाँ पे उससे नापा, उससे गिनना शुरू किया तो MV फ्रिंज, वो M का मान 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। M सेंटर वाली फ्रिंज से चौथी फ्रिंज तो M का मान 4 होगा, 5वीं फ्रिंज तो M का मान 5 होगा, इस तरीके से। तो M हमने ले लिया है। एक हमने लिया M+1वीं फ्रिंज, ये दोनों दीप्त हैं क्रमागत रूप से होने वाली। तब x का जो मान है, x यहाँ फ्रिंज की चौड़ाई है, वो दूरी x यहाँ वो दूरी है जो सेंटर वाली फ्रिंज से MV फ्रिंज की है, तो वो हो जाएगी d लैम्डा बाय स्मॉल d, ये लैम्डा है। और M+1 वाली फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी ये, एक फ्रिंज की चौड़ाई इंटू कौन से नंबर की फ्रिंज ले रहे हैं तो सेंटर से वो दूरी निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से ये 2 फॉर्मूले बने थे, एक MV फ्रिंज का, एक M+1V फ्रिंज का। तो अभी अभी मैं आपको समझा रहा था कि ये x वाली जो सेंटर से MV फ्रिंज है, यहाँ सेंटर से MV फ्रिंज वो दूरी x है, x दूरी पे MV फ्रिंज है, और ये d बाई लैम्डा अपॉन d, ये एक फ्रिंज की चौड़ाई है जैसे कि यहाँ भी लिखी है, और उससे अगली जो दीप्त फ्रिंज होगी उसकी हमने M+1 से गुणा कर दी एक फ्रिंज की चौड़ाई से। अब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमें सिर्फ इन्हें माइनस करना है, XM+1 माइनस XM। आप इन्हें नोट्स में भी देख सकते हैं, यहाँ पे राइटिंग थोड़ी ख़राब आ रही है। तो M+1 में से घटेगा M वाला, तो यहाँ पे जो बचेगा वो होगा सिर्फ ये d लैम्डा बाय d। तो एक फ्रिंज की चौड़ाई, इससे हम सिद्ध कर सकते हैं कि जो दोनों फ्रिंज हैं उनके बीच दूरी उतनी है जितनी एक फ्रिंज की चौड़ाई है। इसी तरीके से हम ब्लैक फ्रिंज की चौड़ाई भी सिद्ध कर सकते हैं कि वो भी आपस में सारी फ्रिंजों की चौड़ाई बराबर होगी, क्योंकि ये M के मान पे तो निर्भर कर नहीं रही, ये M के मान पे निर्भर नहीं कर रही है, जो भी 2 फ्रिंजों के बीच की दूरी है, 2 क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरी M के मान पे निर्भर नहीं कर रही, यानी कि उन संख्या पर निर्भर नहीं कर रही जो कि सेंटर से दूर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी फ्रिंजों की चौड़ाई इतनी ही है, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वाइट हो। यही सेम डेरिवेशन होगा ब्लैक वाली फ्रिंज के लिए। इसे फ्रिंजों की चौड़ाई हम कह सकते हैं कि d बाई लैम्डा अपॉन d। ये d क्या है? जो हमने d लिखा था, ये एक फ्रिंज की चौड़ाई थी कैपिटल D लैम्डा बाय स्मॉल d। तो ये कैपिटल वाला d तो ये डायग्राम में दिखाया गया है, ये लैम्डा है जो कि तरंग दैर्ध्य है, और ये d इन दोनों स्रोतों के बीच की दूरी है। इसे मैं एक बार क्लियर करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर हाँ, ये रहा, इन दोनों स्रोतों के बीच की दूरी स्मॉल d है। तो इस तरीके से ये फ्रिंज की चौड़ाई निकलेगी, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है एक फ्रिंज की चौड़ाई का, आ गया होगा। बाकी इस नंबर पे कॉल करके आप डिटेल जान सकते हैं। और लास्ट में SSL